ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 9 क्वेश्चन हैं, बट 2-3 क्वेश्चन 9 में से अच्छे हैं जिनसे आपको कुछ बेहतर जानने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देख लो इसी बात पर और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे's डेवलपमेंटल थियरी। होपफुली आप सभी बेहतर होंगे, अभी तो आंसर कीजिए, बाद में बात करेंगे। पियाजे की विकासात्मक थियरी के बारे में कौन सा एक जो चित्र है वो सही बात करेगा, किस चित्र के द्वारा या किस एक ग्राफ के द्वारा आप पियाजे की थियरी को दर्शा सकते हैं। तो एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ऐसे ऐसे करके एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता हुआ जा रहा है, एक है जिसमें नेगेटिव में है, एक है जो बढ़ता ही हुआ जा रहा है, और एक है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? सिंपल आंसर है, आप सभी जानते हैं ये। क्यों है? क्योंकि स्टेजेस में होगा। पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, स्टेजेस में होता है। जन्म से 2 में इतना, फिर 2 से 6 में इतना संज्ञानात्मक विकास हुआ, फिर इतना, मतलब ये एज के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। स्टेजेस में है, डिसकंटिन्यूअस है, ऐसे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता कि सिर्फ एक ही पेस पे चलेगा, किसी स्टेज में कुछ ज्यादा बेहतर होगा, किसी में कुछ और ज्यादा बेहतर होगा, है ना। ऐसा नहीं है नेगेटिव में जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से ऐसे कॉन्टिन्यूटी में जाएगा। ठीक, तो इसलिए स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए पियाजे की 4 स्टेजेस दी हैं उन्होंने, और हेरिडिटी को भी इंपॉर्टेंट यानी जीन्स को भी इंपॉर्टेंट माना है संज्ञानात्मक विकास में। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें आपकी इमेजिनेशन, आपकी थिंकिंग, आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंस, आपका रीजनिंग स्किल, ये सब आती है। मतलब आपके संज्ञान, ओवरऑल आपकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की क्षमता हम एक तरीके से संज्ञानात्मक क्षमता कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा एक बार। A teacher found that a student is facing difficulty in drawing a square. एक टीचर ने ये पाया कि एक बच्चे को स्क्वायर ड्रॉ करने में, स्क्वायर मतलब आप जानते हैं क्या कहते थे स्क्वायर को हिंदी में? लिखा होगा यहां कहीं, आयत तो उसको कहेंगे। क्या कहते हैं भाई स्क्वायर को हिंदी में? याद करो एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा। किस में कठिनाई हो रही है चित्र बनाने में? वर्ग, वर्ग, ओके फाइन, है ना। तो एक स्क्वायर ड्रॉ करने में बच्चे को हो रही है समस्या। ठीक, स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, बिल्कुल सिंपल सी फिगर है, चारों साइड इक्वल बनानी है, लेकिन इसमें भी बच्चे को समस्या हो रही है। कभी वो ऐसी बना दे रहा होगा, कभी कुछ और हो जा रहा होगा। तो एक टीचर ने अपने आप अंदाजा लगाया कि भाई जब इसको स्क्वायर ड्रॉ करने में समस्या हो रही है तो डायमंड बनाने में तो बहुत समस्या होगी, तो डायमंड तो मुश्किल होगा। ये तो मैंने रिंग बना दी है, तो डायमंड मतलब इसको हीरे का आकृति बनाने में तो बहुत समस्या होगी। इससे पता क्या लगाएंगे आप? ये कौन सा प्रिंसिपल लगाया है, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे, जो विकास के सिद्धांत हैं उनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल लगा करके टीचर ने ये अजम्पशन लगाया है कि भाई ऐसा होगा, यदि इसको स्क्वायर में वर्ग बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको डायमंड बनाने में तो 100% आएगी। मतलब क्या हुआ इसका? बहुत बढ़िया, जितने लोग बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, एक ऑर्डर में होता है। डेवलपमेंट इज सॉल्टेटरी मतलब उत्परिवर्तनीय है, तोड़ना मोड़ना हो जाएगा इसमें, या फिर ग्रेजुअल है, या फिर डिफरेंट होता है डिफरेंट लोगों में। अब आप कहेंगे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बात ये भी सही है और वो भी सही की नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन ने दिन को रात कहा है तो हम रात ही कहेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन ने पूछा था उसके अकॉर्डिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट बात कौन सी है, सबसे बेस्ट बात, वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारी मर्जी से नहीं, विकास के बारे में नहीं कि डेवलपमेंट के बारे में ये भी सही है, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन ने जो पूछा है, चाहे 2 बार पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़ के समझिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जब वर्ग बनाने में दिक्कत हो रही है तो डायमंड बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि डायमंड तो और कॉम्प्लेक्स है। तो हम कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस में विकास होता है, एक ऑर्डर में विकास होगा। जब पहले वाली ही चीज पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़े तो कैसे 10वीं पे पहुंच जाओगे? कौन सा तीर लेकर के बैठोगे उस पर, है ना। तो आंसर क्या होगा? डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, एक ऑर्डरली सीक्वेंस है, एक ऑर्डर में चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा। ऐसे कहीं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, लेवल बढ़ता जाएगा। हर एक स्टेज में आप देख रहे हैं संज्ञानात्मक स्तर बेहतर होता है, कम नहीं होता। बोलते हैं ना, घर वाले भी बोल देते होंगे बचपन में कि बड़े हो रहे हो अब तो समझ आनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो मूर्ख होते जा रहे हो। तो समझ आनी चाहिए थी का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस है जो बढ़ते क्रम में है, पीछे नहीं आएगा। ठीक, तो विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है। जब स्क्वायर नहीं आता, वर्ग नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि उससे कॉम्प्लेक्स चीज आ जाएगी। तो पहले वर्ग सीखेगा, फिर और बाकी शेप्स सीखेगा, तब जाकर के कॉम्प्लेक्स कर पाएगा। Which one of the following statements is true regarding the role of heredity and environment in human development? यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में, या वातावरण के रोल के बारे में, आनुवंशिकता और वातावरण के रोल के बारे में कौन सी बात सही है, ये हमें बताना है। बताइए एक बार। कितना जूम कराओगे भाई? फोन को ऐसे लेटा लो,
2 बार चेक किया है, नोटिफिकेशन नहीं आया, क्या कर सकते हैं शुभांगिनी। The role of environment is almost fixed, whereas the impact of heredity can be altered. मतलब जो एनवायरमेंट का रोल है वो ऑलमोस्ट फिक्स है, हेरिडिटी को चेंज कर सकते हैं। ये तो बात उल्टी हो गई, हेरिडिटी फिक्स है, जीन्स थोड़ी बदले जा सकते हैं। एक बार जो आपके अंदर जीन्स आ गए उस जायगोट में, उस फर्टिलाइज्ड एग में, अब थोड़ा ना कुछ हो सकता है, अब तो बन गए आप, जीन्स तो वही रहेंगे, ऐसा थोड़ी जीन्स बदल दोगे जाकर के, डीएनए कैसे चेंज कराओगे। फिर है द थियरीज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद जो है ये बिल्कुल भी नेचर को या हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये इंपॉर्टेंस देते हैं एनवायरमेंट को, कंडीशनिंग को, ट्रेनिंग को, हैबिट फॉर्मेशन को, जिसमें पैवलव, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सारे लोग हैं, वॉटसन। The relative effects of heredity and environment vary in different areas of development. यानी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव है। या फिर the policy of compensatory discrimination of the government of India is based on the role of nature in human development. ऐसा कैसे हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप क्या करो, अंतर करो लोगों में, उससे क्या होगा, ये हेरिडिटी के बेस पे है कि किसकी हेरिडिटी अच्छी है उसको ऐसे रखो, दूसरे को ऐसे रखो। ये सब फालतू बातें हुई। क्यों? क्योंकि जब भी बात इन दोनों की आती है तो दोनों का ही प्रभाव पड़ता है विकास पर। हाँ, ये बात अलग है कि वेरी कर सकता है, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में, विकास के अलग अलग एस्पेक्ट में हेरिडिटी का रोल और एनवायरमेंट का रोल अलग अलग हो सकता है। तो एजुकेशन अगर आपको अच्छी मिली है, ट्रेनिंग अच्छी मिली है, ऑब्वियसली आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हेरिडेटरी आईक्यू या वैसे ही बच्चों को कोई समस्या है तो वो भी मैटर करेगा। तो हो सकता है आंखों का रंग, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आवाज वगैरह, ये सब चीजें हो सकता है हेरिडिटी से प्रभावित हो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर जगह हेरिडिटी काम आएगी। हो सकता है जो बच्चा एवरेज कर सकता था वो बहुत अच्छा कर ले क्योंकि उसको अच्छी एजुकेशन मिल गई, तो एनवायरमेंट भी अच्छा रोल प्ले करेगा, इवन एनवायरमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी है, किसी में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी है, दोनों का इंटरेक्शन है, हम अन्योन्य क्रिया है। ठीक है बात। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल्स ऑफन हैव अ हिडन करिकुलम व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ। यानी कि ये केवीएस में भी आए हुए क्वेश्चन है इस तरह के, जो आज के क्वेश्चन हैं उसमें से कई क्वेश्चन अच्छे हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के परिप्रेक्ष्य में स्कूल्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको प्रच्छन्न पाठ्यचर्या कहते हैं, यानी हिडन करिकुलम कहते हैं। तो ये जो हिडन करिकुलम है, इससे मतलब क्या है, इसके अंदर क्या कंसिस्ट होगा, बताइए एक बार, आंसर कीजिए। क्या कंसिस्ट करेगा हिडन करिकुलम से, मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है फोर्सिबल लर्निंग, पढ़ लो एक बार। डी, बी, मिक्स्ड आंसर दे रहे हो आप लोग। देखो डी नहीं होगा, इसका सिंपल आंसर है बी। The informal cues about social roles presented in schools through interaction and materials। देख लेंगे आप लोगों की डिमांड है तो देखेंगे। The informal cues about social roles presented in schools through interaction and materials, यानी कि आप इनफॉर्मल मतलब इनडायरेक्ट कह सकते हो या अनौपचारिक, जो पेपर पे नहीं लिखे हुए हैं कि ये करिकुलम का रूल है, कि आप जो स्कूल का कोई भी एक व्यक्ति है, जो हो सकता है कोई अटेंडेंट हो, कि उसको भी रिस्पेक्ट करें। ये इनडायरेक्ट है, ये इनफॉर्मल है कि हमारे अंदर वैल्यूज आए। ठीक, तो ये इनडायरेक्ट होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं हिडन करिकुलम के रोल्स, जो आप इनडायरेक्टली सीख लेते हैं स्कूल से या एनवायरमेंट से अपने। Which of the following implications cannot be derived from Piaget's theory of cognitive development? पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उससे आप कौन सी एक बात को नहीं निकाल सकते, या कौन सी एक बात सही नहीं होगी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, किस चीज को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। पहला है सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग या डिस्कवरी लर्निंग। आंसर कीजिए फटाफट से। डी ऑप्शन, मतलब नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, ये बात आपकी सही है। इसके आंसर आपको टेढ़े मेढ़े मिल जाएंगे अलग अलग जगह, बट इसका जो सही आंसर है वो यही है, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, यानी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। मतलब बच्चे को रटवाने की या आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, आप फैसिलिटेटर हैं, आप माहौल तैयार कीजिए। ठीक है बात। तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो मानते हैं। इसके अलावा डिस्कवरी लर्निंग, बच्चे को खुद एक्सप्लोर करने दिया जाए, तभी उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा है बच्चों को। सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, बच्चा सीखने के लेवल पे है कि नहीं, मतलब कॉग्निटिवली रेडी है कि नहीं। 7 साल के बच्चे को 11 साल का सिलेबस नहीं करा दोगे आप। ये बात हमने कल थियरी में भी उसमें की थी एक क्वेश्चन में, कि रेडीनेस टू लर्न क्या है। तो जेनेटिकली या मैच्योरिटी उसमें वो है कॉग्निटिवली या नहीं,
तो वो भी जरूरी है, इस चीज को भी उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यदि हम बात करें तो कौन सी एक विशेषता है? वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस यानी चरणों का परिवर्तनशील क्रम, या फिर स्टेजेस आर आइसोलेटेड रेस्पॉन्सेज एंड नॉट जनरल पैटर्न, भाई अलग थलग है, कुछ जनरल नहीं है सभी के लिए, या फिर यूनिवर्सल सीक्वेंसेज ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स, या डी ऑप्शन स्टेजेस प्रोसीड इन अ नॉन हायरार्किक मैनर। हायरार्किक मतलब बढ़ते क्रम में, अनुक्रम में। बताइए एक बार। यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स यानी कि सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, मतलब पूरी दुनिया के लिए ये स्टेजेस सेम है। ऐसा नहीं है कोहलबर्ग आप इंडिया में पढ़ रहे हैं तो कुछ और स्टेजेस हैं, आप यूएसए में पढ़ेंगे तो कुछ और स्टेजेस हैं, श्रीलंका में पढ़ेंगे तो कुछ और स्टेजेस हैं, ऐसा नहीं होगा। ये यूनिवर्सल हैं, जैसे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल हैं। सभी जगह बच्चे की जो स्टेज है, पहले इन्फेंसी में जाएगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, फिर उसमें लेटर चाइल्डहुड में जाएगा। ऐसा तो नहीं होता इन्फेंसी के बाद डायरेक्ट एडोलेसेंस में चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ये यूनिवर्सल है, सारी दुनिया के लिए ये स्टेजेस सेम है। कोहलबर्ग ने कह दिया भाई ये सभी के लिए सेम है, सारे कल्चर्स में यही रहेंगी, चाहे कोई भी संस्कृति हो। हालांकि इसके लिए इनको क्रिटिसाइज किया गया कि अलग अलग संस्कृति में अलग अलग चीजों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो मॉरल डिसीजंस उसी तरीके से होते हैं जैसे इंडिया में जो है पूरा इमोशनल अत्याचार कर करके जो डीडीएलजे की तरह चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ मॉरल वैल्यूज डिफरेंट तरीके की होंगी, लेकिन इन्होंने सभी कल्चर के लिए दिया है, हालांकि इनको क्रिटिसाइज किया गया था इस बात पर। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक बात है। ये आइसोलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है एक जगह के लिए हो, ये जनरल स्टेजेस हैं, सभी के लिए एक जैसी हैं। 6 की 6 स्टेज सबके लिए एक जैसी हैं। हायरार्किक हैं क्योंकि बढ़ते क्रम में है। पहले लेवल पे देखोगे बच्चे को कुछ होश ही नहीं है, बस वो पनिशमेंट से डरना चाहेगा, धीरे धीरे वो अपने मॉरल प्रिंसिपल्स बनाना शुरू करेगा। तो हायरार्की मतलब नीचे से ऊपर की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है बात। In the context of language development, which of the following areas was underestimated by जीन प्याजे? मतलब लैंग्वेज के, इस क्वेश्चन को बहुत गलत करते हैं आजकल तो लोग, इसको आंसर चेंज करने लग गए हैं जब से हमने डिस्कस किया है काफी टाइम पहले, है ना। तो ये ज्यादातर बुक्स में आपको गलती मिलता है। बताइए एक बार। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज अंडर एस्टिमेटेड, यानी कि कम आंका गया किस एरिया को भाषा के क्षेत्र में प्याजे के द्वारा? बताइए एक बार। हेरिडिटी को, सोशल इंटरेक्शन को, ईगोसेंट्रिक स्पीच को, या एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड? जी शिवांगी, यहां तक की बात तो क्लियर हो गई होगी आपको, सब मिक्स्ड आंसर दे ही रहे हैं। जय श्री कृष्णा वर्षा, क्या बात है, सुना दो, बता देंगे, कोई बात नहीं है। वैसे ईगोसेंट्रिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी अहम केंद्रित भाषा, उन्होंने बेसिकली लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। और उसमें भी ईगोसेंट्रिक स्पीच को उन्होंने काम का नहीं बताया, उन्होंने कहा है कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, इसलिए खुद से बोल बोल करके बातें करता है। इसी ईगोसेंट्रिक स्पीच को वाइगॉस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है और कहा है कि इंपॉर्टेंट है, बच्चे को डायरेक्शन देती है। वाइगॉस्की ने लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, उन्होंने कहा है टूल है लैंग्वेज। ठीक है बात। हेरिडिटी, सोशल इंटरेक्शन, इसको भी उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। 4 फैक्टर्स में अगर आपको याद हो तो सोशल इंटरेक्शन भी शामिल है, हेरिडिटी, जीन्स भी शामिल है, एक्टिविटी भी शामिल है। ठीक है बात, लेकिन लैंग्वेज शामिल नहीं है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बिल्कुल। Which one of the following statements is true about ability and ability grouping? कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग यानी क्षमता समूहन, कल मैंने डिस्कस किया था एबिलिटी ग्रुपिंग है क्या, उसमें भी फिर हेट्रोनोमस और होमोजीनियस ग्रुप्स की भी हमने बात की थी। तो बताओ एक बार एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग के बारे में कौन सी बात सही होगी? प्रणाम अनिरुद्ध। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स लर्न बेटर इन होमोजीनियस ग्रुप्स, फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव टीचिंग क्लास शुड बी होमोजीनियस, चिल्ड्रन आर इनटॉलरेंट एंड डू नॉट एक्सेप्ट डिफरेंसेस, या फिर टीचर्स में यूज मल्टी लेवल टीचिंग टू केटर टू डिफरेंट एबिलिटी ग्रुप्स। आंसर कीजिए एक बार। सही है बात, टीचर्स में यूज मल्टी लेवल टीचिंग टू केटर टू डिफरेंट एबिलिटी ग्रुप्स। एबिलिटी ग्रुपिंग में क्या था, एक तो हम समान क्षमता वाले समूह बनाते हैं, दूसरे हम डिफरेंट जिसमें अलग अलग बच्चे हों उनका समूह बनाते हैं। अगर एबिलिटी ग्रुपिंग करनी भी है तो हमें वो करनी होगी जिसमें अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, वो ज्यादा बेहतर कहलाएगी होमोजीनियस से। ठीक है बात, तो इसको ट्रैकिंग भी कह देते हैं। तो इसमें यही बात हुई है कि विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए मल्टी लेवल टीचिंग में क्या है, आप हर तरह के बच्चे हैं, उस तरह अलग अलग तरह के लिए आप अलग अलग मेथड या
स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो। तो मल्टी लेवल टीचिंग का यूज करके आप बेहतर कर सकते हो बच्चों को। होमोजीनियस ग्रुप उतने अच्छे नहीं माने जाते कि बिल्कुल एक जैसे ही बच्चे होंगे तो वो एक दूसरे से नया नहीं सीख पाएंगे, तो थोड़े डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे होने चाहिए। तो होमोजीनियस की ही बात हुई है तीनों में, इनटॉलरेंट नहीं होते डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने में, तो तीनों ही बातें गलत हैं।